नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्दे के पीछे। ये हफ्ता भारतीय शेयर मार्केट के लिए काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। लगभग इस हफ्ते जहां से शुरुआत हुई थी 23,000 के लेवल पर, वहीं पर आकर बाजार खड़ा हो गया। लेकिन स्टॉक्स का हाल क्या रहा? अगले हफ्ते किन शेयरों पर आपकी जो नजर है वो होनी चाहिए? नए टारगेट्स क्या हो सकते हैं? कहां प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है? किन शेयरों से म्यूचुअल फंड ने पूरी तरीके से एग्जिट कर लिया है? और आईपीओ जो लिस्ट हुआ इस हफ्ते, वहां पर भी उससे जुड़ी हुई तमाम खबरें रहेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वोडाफोन आइडिया को लेकर। शेयर में देखिए बाजार में भारी उतार चढ़ाव रहा, लेकिन इसके बीच में वोडाफोन आइडिया के शेयरों में एक अच्छी उछाल दर्ज की गई। कंपनी के शेयर लगभग 6% की जोरदार बढ़त के साथ 9.45 रुपये के आसपास पहुंचते हुए दिखे। इस बढ़ोतरी के साथ ही एक बार फिर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ के पार चला गया। आइए समझते हैं कि भाई ये वोडाफोन आइडिया के शेयर में तेजी क्यों आई। वोडाफोन आइडिया के लिए पिछले कुछ साल काफी चुनौतीपूर्ण रहे। हर महीने लाखों यूजर्स ने कंपनी का साथ छोड़ा, लेकिन जनवरी 2026 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक ग्राहक कम होने की संख्या में भारी गिरावट आई है। कंपनी ने जनवरी महीने में करीब यहाँ पे 4,11,000 वायरलेस ग्राहक गंवाए हैं। वहीं दिसंबर 2025 में कंपनी ने 9,40,000 जो है ग्राहक खोए थे, यानी कि ग्राहकों के कम होने की संख्या में 50% से ज्यादा की गिरावट आई है। और यही पॉजिटिव खबर थी जिसके चलते स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। निवेशकों ने खरीदारी करी। यहाँ पे मौजूदा समय में वोडाफोन आइडिया के कुल यूजर्स बेस की बात करें तो वो करीब 19 करोड़ 83 लाख है। वहीं जनवरी के आंकड़ों को देखें आप, एयरटेल की बात करें तो यहाँ पे करीब 40 लाख नए यूजर्स जोड़े गए हैं। रिलायंस जियो की बात करें तो करीब 24 लाख नए मोबाइल ग्राहक भी जोड़े गए हैं। अब ऐसे में ये एक अच्छी खबर है और देखते हैं इसका असर कितने दिन तक देखने को मिलता है। चलिए एक और अच्छी खबर की बात कर लेते हैं। शेयर बाजार में कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में प्रमोटरों की खरीदारी के चलते जोरदार तेजी देखने को मिली। इनमें कौन कौन से स्टॉक हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग है, IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स है और साथ ही यहाँ पे गैलेंट इस्पात है। आप अब ये समझिए, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के प्रमोटर ग्रुप की अगर आप बात करें, जो इलेक्ट्रो स्टील थर्मल को लिमिटेड के नाम से है, कंपनी के करीब 2 करोड़ से ज़्यादा के इक्विटी शेयर कंपनी ने खरीदे हैं, प्रमोटर्स ने खरीदे हैं। इस डील की कुल वैल्यू जो है 143 करोड़ रुपए देखी जा रही है, बल्कि उससे ज़्यादा ही है, जो कि कंपनी की कुल हिस्सेदारी का करीब 3.32% है। इस खबर के बाद शेयर में जोरदार तेज़ी देखने को मिली। 8% से ज़्यादा चढ़कर करीब 78 रुपीज़ के इंटरडे के हाई पर पहुंचते हुए दिखे। दूसरे स्टॉक IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लेते हैं। इसमें प्रमोटर की जो कंपनी है NCVI एंटरप्राइज लिमिटेड ने करीब 16% से ज़्यादा की हिस्सेदारी खरीदी है, जो कि करीब 4.75 करोड़ से अधिक के शेयरों के बराबर है। इस बड़े ट्रांजैक्शन के बाद शेयरों में जो तेजी आई और करीब शेयर 4 से 5% चढ़कर 75 रुपये से ज़्यादा पार निकलते हुए दिखे। गैलेंट इस्पात में प्रमोटर ग्रुप की कंपनी जो है चंद्र प्रकाश अग्रवाल HUF ने करीब 54 लाख के आसपास के शेयर जो हैं, जो हिस्सेदारी अगर आप देखें तो वो करीब 2% से ज़्यादा की हो जाती है, उन्होंने बेचा, लेकिन प्रमोटर चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने यहाँ पे हिस्सेदारी को खरीदा और ये शेयर जो है इस खबर के बाद चढ़ते हुए दिखे, 563 के भाव पर आते हुए दिखे, इंटरडे के हाई पे पहुँचते हुए दिखे। तीसरी खबर की बात करते हैं और इसका असर आपको दिखेगा आने वाले दिनों में, और बल्कि अभी से शुरू हो जाएगी इस तरह की स्थितियां। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाकर 14 रुपये 90 पैसे प्रति ऑर्डर कर दी है। पहले ये 12 रुपये 50 पैसे थी, यानी कि कंपनी ने करीब 2 रुपये 40 पैसे, अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 19% की जो है वो बढ़ोतरी कर दी है। ये कदम कंपनी की मोनेटाइजेशन रणनीति को मजबूत करने के लिए तहत जो है ये उठाया गया है। प्लेटफॉर्म फीस की शुरुआत अप्रैल 2023 में 2 रुपये प्रति ऑर्डर से हुई थी। इसके बाद 2024 में से 10 रुपये कर दिया गया। फिर सितंबर 2025 के आसपास फेस्टिव सीजन से पहले इसको 12 रुपये तक बढ़ा दिया गया। इस बीच जो कॉम्पिटिटर कंपनी है स्विगी ने भी पीक डिमांड के दौरान 14 रुपये फीस टेस्ट की थी और 2025 के आखिरी तक इसे बढ़ाकर करीब 15 रुपये प्रति ऑर्डर के आसपास कर दिया था। सेक्टर में आप ये देखिए, सेक्टर को आप देखें तो लगातार फीस बढ़ोतरी से साफ है कि कंपनी अब यूनिट इकोनॉमिक्स सुधारने पर फोकस कर रही है। भले ही कंपटीशन अभी काफ़ी ज़्यादा कड़ा बना हुआ, लेकिन कोशिश जो है वो आगे स्थिति को, मार्जिन को सुधारने की हो रही है। इस फैसले से इटर्नल
के शेयर पर पॉजिटिव असर देखने को मिला। अगर आप एनएससी पे देखें तो 232 के भाव पर ये ट्रेड करता दिखा, करीब 1.5% का उछाल देखने को मिला है। देखिए कंपनी वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे खासी स्थितियां जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे कर रही हैं और ऊपर से कमाई उस लिहाज से हो नहीं रही, तो ये तरीके होते हैं जैसे कमाई को बढ़ाया जा सके यहाँ पर और अपने घाटे को कम किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, आईडीबीआई बैंक की बात कर देते हैं। यहाँ पर एक भारी गिरावट इस हफ्ते को देखने को मिली, करीब स्टॉक देखिए 17% इंटरडे में टूटता हुआ दिखा। हालांकि हफ्ते के आखिरी दिन शेयर में तेजी आई और भाव 73 रुपये के आसपास पहुंचता हुआ दिखा। लेकिन अब पूरे मामले को समझ लेते हैं, आखिर हुआ क्या। यहाँ पर सरकार ने बैंक में रणनीतिक विनिवेश की योजना रद्द कर दी। इसका झटका जो है शेयर झेल नहीं पाए, जोरदार गिरावट आई। आईडीबीआई बैंक के विनिवेश की जो योजना रद्द हुई वो क्यों हुई ये समझ लेते हैं। दरअसल विनिवेश को लेकर सरकार ने जो भाव फिक्स किया था उससे नीचे के भाव पर बोली मिली थी, जिसके चलते सरकार ने रणनीतिक निवेश की योजना को रद्द कर दिया। विनिवेश के नियमों के तहत रिजर्व प्राइस से कम भाव पर बोली स्वीकार नहीं की जा सकती। इसने बैंक के निजीकरण का रास्ता रोक दिया। अब आईडीबीआई बैंक की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि भाई जो ये प्रक्रिया रद्द करने को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि विनिवेश प्रक्रिया जो दीपम करता है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट कहते हैं, उसके जरिए संभाली जा रही थी। और आपको बता दें एक बार फिर से जो रिपोर्ट्स खबरें चल रही है मीडिया में कि सरकार आईडीबीआई बैंक के विनिवेश प्रक्रिया को दोबारा से शुरू करने की सोच रही है, ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। अभी सरकार की जो है आईडीबीआई बैंक में करीब 45.48% हिस्सेदारी है, जबकि एलआईसी की आप ही समझिए कि 49.24% यहाँ पर हिस्सेदारी है। विनिवेश की योजना के तहत 60% हिस्सेदारी बिकने वाली थी, जिसमें से सरकार 30% के आसपास, एलआईसी 30% के आसपास हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही थी। आगे बढ़ते हैं, अर्बन कंपनी की बात करते हैं। शेयर में लगभग 14% का उछाल इस हफ्ते देखने को मिला, 115 रुपये के भाव पर जाता हुआ दिखा। ये तेजी एसबीआई म्यूचुअल फंड के जरिए हिस्सेदारी बढ़ाने के बाद आई। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीब 232 करोड़ के शेयर खरीदे। पहले ही एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास 31 दिसंबर तक देखें तो 1.89% हिस्सा था और अब इस खरीद के बाद लगभग 4% हिस्सेदारी पहुंच गई है। अब जान लेते हैं कि भाई अगर ये खरीदारी है तो फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अगर खरीदा है तो फिर बेचा किसने। तो अर्बन कंपनी में बड़ी ब्लॉक डील हुई और करीब 4.6% जो इक्विटी है वो बेची गई, जिसमें डीएफ इंटरनेशनल फंड और वेलिंगटन हेडले हार्बर ने अपनी पूरी हिस्सेदारी को बेचकर एग्जिट किया। एबीजी कैपिटल ने 1.2% लगभग 1.74 करोड़ शेयर बेचे। 6 महीने का लॉक इन पीरियड खत्म होते ही ये पूरी डील होती हुई दिखी। कंपनी का आईपीओ सितंबर में 103 रुपये पर आया था, जो इशू प्राइस था। लिस्टिंग के बाद ये 201 रुपये तक पहुंचा, लगभग दुगना हुआ। उसके बाद जो Q3 के नंबर्स आए उसमें साफ तौर पर चिंता हुई। इंस्टा हेल्प के पर जो एक बड़ा निवेश किया गया उसका असर यहाँ पर रिजल्ट्स में आया और वो इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव होता हुआ दिखा। सरकारी कंपनी मोइल के शेयरों में इस हफ्ते भारी तेजी देखने को मिली। शेयर आप सोचिए एक दिन के अंदर तो 20% तक उछल गया। यहाँ पे अपर सर्किट लगता हुआ दिखा, 297 के भाव पर पहुंचा। अब ये तेजी क्यों आई ये समझ लेते हैं। मोइल ने लॉन्ग टर्म विस्तार की योजना को साझा किया है। कंपनी का लक्ष्य है कि वह वित्त वर्ष 2030 तक अपने मैग्नीज का जो उत्पादन है उसको वित्त वर्ष 2025 के स्तर से डबल कर दे। अब आप सोचिए यहाँ पे प्रोडक्शन डबल हो जाएगा तो फिर कंपनी के अर्निंग्स पे आपको साफ तौर पे उसका असर दिखेगा। इसके अलावा कंपनी ने अपने बाजार की जो हिस्सेदारी है उसको भी मौजूदा 20% से बढ़ाकर यहाँ पे 32% ले जाना की कोशिश यहाँ पे कर रही है। जो मार्केट शेयर उसको और बढ़ाना चाहती है। कंपनी की योजना है कि वो वित्त वर्ष 2030 तक मैग्नीज का और उत्पादन को बढ़ाए, यहाँ पे 3.5 मिलियन टन तक पहुँचाए, जो कि फिलहाल 2.35 मिलियन टन के आसपास है। जो ये संकेत देता है कि कंपनी आने वाले सालों में अपनी क्षमता को, अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाएगी और जिसका रिफ्लेक्शन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में देखने को मिलेगा। रिलायंस पावर की बात करते हैं। इस हफ्ते देखिए बहुत बुरा हाल चल रहा है यहाँ पे कंपनी का और ख़ास तौर पे अगर हम देखें प्रमोटर्स का तो यहाँ पर, लेकिन आप देखिए इस हफ्ते तेज़ी देखने को मिली। शेयर 5% से ज़्यादा चढ़ता हुआ दिखा, 23 रुपये के भाव पर आया। तेज़ी की बड़ी वजह जान लेते हैं। यहाँ पे कंपनी ने महाराष्ट्र में 45 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट 132 करोड़ में बेचने की घोषणा की है। ऐसे में JSW रिन्यूएबल एनर्जी खरीदार के तौर पर आए हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई ये कैसे हो सकता है यहाँ पे कि जो प्रोजेक्ट ही बेच दे, तो वो तरीका होता है यहाँ पर डील जो है वो बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत पूरी होती है। अब आप ये देखिए कि कंपनी को कर्ज से यहाँ पर राहत मिलती हुई दिखेगी अगर वो अपने प्रोजेक्ट को बेचेंगे तो यहाँ पर। और कंपनी ने बैंकों को कुछ बकाया यहाँ पर चुकाया, जिसमें ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, DBS बैंक है। अब IDBI बैंक का जो वर्किंग कैपिटल जो लोन है वो बचा हुआ है। कंपनी का कहना है कि 2100 करोड़ का जो कर्ज है
जेसी फ्लावर्स ARC को चुकाने की दिशा में वो आगे बढ़ रही है। अब एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। अभी देखिए बहुत बड़ा झटका के तौर पर देखा गया है। HDFC बैंक के शेयर में भी बुरी तरीके से पिटाई हुई, क्रैश हो गया। शेयर ने 770 रुपये का अपना नया 52 वीक लो बनाया है इस हफ्ते। और एक और बात समझ लीजिए कि HDFC बैंक का निफ्टी और बैंक निफ्टी में भारी वेटेज है। निफ्टी का 11.8%, बैंक निफ्टी का 19% के आसपास का HDFC का वेटेज है। और ये जो शेयर है इस हिसाब से अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। दरअसल HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अतनु चक्रवर्ती ने ना सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाई एथिक्स और वैल्यूज़ को बैंक जो है वो फॉलो नहीं कर रहा था। पिछले 2 सालों से वो इस तरह की स्थितियां देख रहे थे। वहीं दूसरी ओर जो के मिस्त्री हैं अगले 3 महीनों के लिए अंतरिम पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं और उनका भी बयान निकल के आया। बहुत इंपॉर्टेंट है बयान उनका। उन्होंने कहा कि बोर्ड समय समय पर ऑडिट करता है और मेरी जानकारी के मुताबिक कोई भी गवर्नेंस समस्या सामने नहीं आई। और ऐसे में RBI का जो है बयान जानना बहुत ज़रूरी है, स्टेटमेंट जानना। तो उधर से भी एक बयान निकल के आया। उनका कहना है कि भाई HDFC बैंक के कंडक्ट या गवर्नेंस को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं है। RBI के पास पर्याप्त पूंजी है और पिछले कुछ सालों का जो प्रदर्शन अगर आप देखना चाहें HDFC का तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। 5 सालों का अगर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो सिर्फ 2% रहा। 10 सालों का देखें तो 12% रहा। ऊपर से FIs की जो हिस्सेदारी है वो लगातार घट रही है। दिसंबर 2024 में 49.2% थी, दिसंबर 2025 में 47.67% है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने HDFC के शेयर में खरीदारी की सलाह दी है। 1240 रुपये का टारगेट दिया है और ये मौजूदा स्तर से करीब 55% के अपसाइड को साफ तौर पे दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, एक और कंपनी की बात करते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाली बजाज कंपनी की बजाज इलेक्ट्रिकल्स के शेयरों में जोरदार तेजी रही। मार्केट में उठापटक के बीच बजाज इलेक्ट्रिक के शेयर रॉकेट की स्पीड से 10% तक चढ़ते हुए दिखे। हालांकि उसके बाद गिरावट भी आई, मुनाफा वसूली भी हावी होती हुई दिखी। अब क्या वजह रही यहाँ पे? दरअसल ये तेजी ब्रिटेन की मर्फी रिचर्ड्स के ब्रांड राइट्स खरीदने के लिए कंपनी के ऐलान के बाद आई। इस तेजी का फायदा कुछ निवेशकों ने उठाया, 397 तक पहुंचाया और उसके बाद फिर मुनाफा वसूली भी करी। 355 के भाव पर शुक्रवार को ये बंद होता हुआ दिखा। दरअसल बजाज इलेक्ट्रिक्स ने करीब 141 करोड़ के मर्फी रिचर्ड्स के ब्रांड राइट्स को हासिल करने का ऐलान किया। भारत में और दक्षिण एशिया के कुछ देशों में मर्फी रिचर्ड्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ब्रांड्स राइट्स हासिल करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे डेफिनेटिव एग्रीमेंट पर साइन किया। ये एग्रीमेंट 2 दशकों यानी कि 20 सालों से अधिक समय के लिए यहाँ पे साझेदारी के तौर पर देखा जा रहा है और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट मूव है। और बजाज इलेक्ट्रिक्स को आप भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स में ब्रांड का पूर्ण स्वामित्व वाले नियंत्रण के तौर पर इसको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। अब हम लोग टाटा पावर की बात करते हैं। इस शेयर में उछाल देखने को मिला। इस हफ्ते करीब 3.5% चढ़ता हुआ दिखा, 409 रुपये के भाव पर आया। उछाल क्यों आया? अब आप ये समझ लीजिए, कंपनी के जरिए गुजरात सरकार के साथ मुंद्रा पावर प्लांट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको समझा देता हूँ। कंपनी के MD CEO प्रवीर सिन्हा ने साफ तौर पे बताया है कि मुंद्रा के लिए सप्लीमेंट्री PPA को मंजूरी मिल गई है। जल्द ही महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा भी ऐसे ही समझौते कर सकते हैं। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2026 के पहले 9 महीने में मुंद्रा प्लांट बंद रहने से कंपनी को करीब 1000 करोड़ का नुकसान हुआ था। एक और बड़ा अपडेट है जिसको आपको जानना समझना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बेस्ट की अपील खारिज कर दी है। ये मामला MERC के पैरेललाइजिंग आदेश से जुड़ा हुआ है। ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है भाई कि जो यहाँ पे पावर परचेज एग्रीमेंट है उससे 700 से लेकर 800 करोड़ के अतिरिक्त फायदा कंपनी को होता हुआ दिख सकता है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव टेकर है टाटा के शेयर के लिए। अब हम लोग AI एडटेक कंपनी मोबा वेन्यू AI टेक की बात कर लेते हैं। इस शेयर का 1 साल में निवेशकों का पैसा इसने डबल किया। अब खबर क्या है ये समझ लेते हैं। इस हफ्ते हम क्यों बात कर रहे हैं। इस हफ्ते स्टॉक में 5% के आसपास की तेजी आई, 1300 रुपये के भाव तक जाता हुआ दिखा। हालांकि उसके बाद मुनाफा वसूली आई। बोर्ड की ओर से स्टॉक स्प्लिट की मंजूरी के बाद यहाँ पर ये तेजी देखने को मिली। कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें तो AI आधारित विज्ञापन, मार्केटिंग, कंज्यूमर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाली इस डिजिटल फर्स्ट कंपनी के तौर पर देखा जाता है। मोबा वेन्यू AI टेक लिमिटेड ने बताया कि उसके बोर्ड ने करीब 1:5 के जो रेशो है उसमें स्टॉक स्प्लिट की मंजूरी दे दी, यानी कि एक शेयर 5 टुकड़ों में बटेगा। हालांकि इस फैसला अभी भी शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। इस प्रस्ताव के तहत 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले हर एक मौजूदा शेयर को बांटकर 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर में बनाया जाएगा। कंपनी का मानना है कि इस कदम से शेयर में लिक्विडिटी बढ़ेगी और फायदा निवेशकों को पहुंचता हुआ दिखेगा।
शेयर बाजार में वॉलेटिलिटी के बीच म्यूचुअल फंड्स ने फरवरी 2026 में अपने पोर्टफोलियो में एक बड़ा बदलाव करते हुए 4 कंपनियों के शेयरों को पूरी तरीके से एग्जिट कर दिया। जी हाँ, पूरी तरीके से यहाँ पे एग्जिट कर दिया, यानी कि अब इन शेयरों में किसी भी म्यूचुअल फंड की कोई भी हिस्सेदारी नहीं बची है। आइए जानते हैं, आपको इन शेयरों के नाम बताते हैं ताकि आप भी इस चीज़ को समझें। यहाँ पे आशापुरा मिन कैम की बात कर लेते हैं। पहला स्टॉक है यहाँ पे। म्यूचुअल फंड्स ने फरवरी 2026 में इसके करीब 81,000 से ज़्यादा के शेयर बेचे, जिनकी कुल वैल्यू करीब 5 करोड़ से ज़्यादा थी। शुक्रवार को शेयर 504 रुपये के आसपास भाव पर ट्रेड करता हुआ दिखा। दूसरा स्टॉक कौन सा है? एडवेंट होटल इंटरनेशनल। इसमें क्या हुआ? इसमें करीब 61,700 शेयर बेचे गए, जिनकी वैल्यू करीब 1.5 करोड़ के आसपास थी। और आप देखिए शेयर का जो भाव वर्तमान में था करीब 151 रुपये था। उसके अलावा RNIT AI सोल्यूशन है, म्यूचुअल फंड ने करीब 3,000-3,500 शेयर बेचे, पूरी तरीके से एग्जिट कर दिया और 54 रुपये के भाव के आसपास ये बंद होता हुआ दिखा। अब सद्भाव जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली कहा जाता है, सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इस फंड्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे 2.93 लाख शेयरों की बिकवाली होती हुई देखी। वैल्यू अगर देखें तो 0.10 यानी कि करीब 10 लाख के आसपास थी और शुक्रवार को जो भाव था वो करीब 2.5 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। अब हम लोग बात करते हैं श्रीराम फाइनेंस की। इसके शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली, करीब 7% तक लुढ़कते हुए दिखे। 934 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर आए। इस गिरावट के साथ कंपनी निफ्टी 50 इंडेक्स की सबसे बड़ी गिरावट वाली कंपनी बन गई है। ये गिरावट जून 2024 के बाद शेयर में आई सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। इसके अलावा पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी अगर आप देखें तो 3 ट्रेडिंग सेशन में साफ तौर पे कमजोरी, 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी देखने को मिली, जिससे निवेशकों की चिंता जो है वो बढ़ती हुई दिखी है। हालिया में रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक लीडरशिप रोटेशन से जुड़े नियम जल्द ही यहाँ पे बड़े NBFCs पर लागू किए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इससे बैंकों और NBFCs के बीच जो मौजूदा रेगुलेटरी अंतर है वो ख़त्म हो सकता है। ब्रोकेज फर्म मैक्वेरी ग्रुप का मानना है कि इस बदलाव का सबसे ज़्यादा असर श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड और बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर पड़ सकता है। कंपनी के नेतृत्व की बात करें तो यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस में उमेश रेवड़कर ने पिछले 14 साल से बोर्ड में वो रहे हैं, बने हुए हैं और उनका मौजूदा कार्यकाल करीब 2029 तक रहेगा। अब हम लोग फिनो पेमेंट्स बैंक के शेयरों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भारी गिरावट देखने को मिली है। इंटरडे के दौरान बैंक के शेयर 16% टूटकर 52 वीक के नए लो पर बन जाते हुए दिखे। 145 के भाव पर आ गए। ये गिरावट उस रिपोर्ट के बाद आई जिसमें कहा गया कि बैंक के जुड़े कुछ ऑनलाइन गेमिंग ट्रांजैक्शन जो है ED की जांच के दायरे में आ गए हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम है ऐसे समय में सामने आया जब बैंक ने हाल ही में खुलासा किया था कि उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो ऋषि गुप्ता हैं उनको 27 फरवरी को हैदराबाद में GST इंटेलिजेंस के डायरेक्टरेट जनरल ने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्ट है, जो नियम है 2017 का, और साथ ही स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है, उसके जो नियम है उसके उल्लंघन करने के मामले में हुआ। हालांकि शेयरों में गिरावट रही। यहाँ पे बैंक का स्पष्टीकरण भी जारी हुआ। बैंक की तरफ से कहा गया कि उसके खिलाफ किसी भी दूसरी एजेंसी की ओर से जांच नहीं चल रही है। बैंक ने कहा कि फिलहाल जांच जो है सिर्फ DGGI हैदराबाद की ओर से की जा रही है और ये जो जांच है कुछ प्रोग्राम मैनेजर्स और मर्चेंट से जुड़ी हुई है, जिसका असर हमने देखा, स्टॉक पर दिखा, लेकिन हालांकि बाद में रिकवरी भी आई और 151 के भाव पर जाता हुआ दिखा। अब हम लोग देखिए एक ऐसे स्टॉक की बात करते हैं। शेयर बाजार में अक्सर कुछ ऐसी खबरें आती हैं जिससे किसी शांत पड़े स्टॉक में अचानक से जान फूंक जाती है। जयप्रकाश पावर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। इसके निवेशकों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यहाँ पर इस छोटे शेयर में अचानक से लगभग 12% की तेजी दर्ज की गई। हफ्ते भर में ये 20% तक उछला, 17 रुपये के भाव पर आ गया। ऐसे में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, टारगेट्स क्या दे रहे हैं और क्या ये स्थिति फंडामेंटली दिख रही है, वो मैं आपको समझाऊंगा। बाजार में आप देखिए आम दिनों के मुकाबले इस शेयर में खरीद फरोख्त कई गुना बढ़ती हुई दिखी। इस हफ्ते तूफानी तेजी रही। इसके पीछे के कारण काफ़ी बड़े रहे यहाँ पे। और आप देखिए देश के सबसे बड़े कारोबारी समूह में से एक अडानी ग्रुप का नाम इससे जुड़ता हुआ दिखा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने JP पावर की जो प्रमोटर कंपनी है जयप्रकाश एसोसिएट के अधिग्रहण के लिए अडानी एंटरप्राइजेस की बोली को अपनी मंजूरी दे दी है। दरअसल JP एसोसिएट के पास JP पावर की 24% हिस्सेदारी है। अब सवाल है कि भाई इस फैसले को कैसे समझा जाए। तो देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। JP पावर एसोसिएट्स के अधिग्रहण से अडानी ग्रुप को JP पावर में भी एक बड़ी अप्रत्यक्ष तौर पर, इनडायरेक्टली तौर पर हिस्सेदारी मिल जाएगी। एक मजबूत और बड़े प्रमोटर के आने की संभावना ने ही बाजार में इसमें जो आक्रामक खरीदारी के तौर पर इसको दिखाया है। इस
अधिग्रहण एक्विजिशन योजना से अडानी ग्रुप को जेपी एसोसिएट की प्रमुख संपत्तियों तक सीधी पहुंच मिल जाएगी। क्योंकि जेपी एसोसिएट पर फिलहाल 57,000 करोड़ से ज़्यादा का भारी भरकम कर्ज है। ऐसे में जेपी पावर को अब अडानी के बेहतरीन मैनेजमेंट विस्तार के लिए गहरी जेब यानी कि मजबूत पूंजी जो इन्वेस्टमेंट है और सस्ते कर्ज का सीधा फायदा मिलता हुआ दिखेगा। अब जानते हैं मार्केट एक्सपर्ट वीएलए अंबाला मैम का क्या कहना है। उनका कहना है कि जेपी पावर के पास थर्मल पावर प्लांट और माइंस हैं, यानी कि एसिड वैल्यू है। अगर डिफाइन रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट 13 रुपये है, एंट्री रेंज 14 से 16 रुपये है और टारगेट 18 से 24 रुपये है, लेकिन ये 6 महीने है के लिए है। और रचित खंडेलवाल जी का भी साफ तौर पे यही कहना है कि 24 रुपये के भाव देखने को मिल सकते हैं। इस हफ्ते हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। इंटरडे के दौरान 9% तक चढ़ के दिखे और 444 के भाव पर जाते हुए देखे। हफ्ते भर में 8% के पॉजिटिव मूव रहे। दरअसल कंपनी ने एक एंटरप्राइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एजेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को सभी फंक्शन में एआई को ऑपरेशनलाइजेशन करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जिसके बाद 13 फरवरी के बाद सबसे बड़ी इंटरडे बढ़त हुई, शेयर 9% तक चढ़ा। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज ने जो एजेंट वर्स है जो लॉन्च करने की घोषणा की है, जो एक तरीके से आप समझिए एंटरप्राइज एजेंट प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, जिसमें करीब 600 से ज़्यादा रेडी टू डिप्लॉय एआई एजेंट्स है, जिसका मकसद ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस और टेक्नोलॉजी फंक्शंस में एजेंटिक एआई को बड़े पैमाने पर अपनाने की जो है वो मदद करेगी। कंपनी को फायदा होता हुआ दिखेगा। कंपनी का कहना है कि प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज के सामने आने वाली कई बड़ी चुनौतियों का हल इससे आसानी से डिज़ाइन किया गया है और ये एआई एजेंट्स को यहाँ पे जो यहाँ पे कई तरह के डाटा निकालने, प्रोसेस को समझने, बातचीत करने, ऑटोमेट करने में यहाँ पे काफ़ी बड़ी सुविधा होती हुई दिखेगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और एक और बड़े सेक्टर की बात करते हैं। ऑयल और गैस सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में इस हफ्ते भारी उठापटक देखने को मिली। पहले गिरावट, फिर जोरदार खरीदारी देखने को मिली। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर जो है 3.5% तक चढ़ते हुए देखे। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स करीब 1.6% तक चढ़ गए। वहीं निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की बात करें तो 2% चढ़ता हुआ दिखा। इससे साफ है कि भाई अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम और गैस से जुड़ी जो कंपनी है उसमें एक व्यापक स्तर पर खरीदारी देखी गई। इस तेज़ी की अगुवाई जो है वो सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने की। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी कि एचपीसीएल का शेयर जो है वो 3.5% से ज़्यादा चढ़ा, यहाँ पर टॉप गेनर के तौर पे उभरा है यहाँ पे। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी की बात करें, शेयरों में 2.5% की तेज़ी रही। वहीं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का जो शेयर है करीब 1% ऊपर कारोबार करता दिखा। इन शेयर में आई तेज़ी से संकेत साफ तौर पर मिलता है कि निवेशक रिफाइनिंग कंपनियों में दोबारा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब हम लोग अपने एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजपूताना स्टेनलेस के शेयरों की बात करते हैं। घरेलू मार्केट में प्रीमियम एंट्री हुई। अब प्रीमियम एंट्री कैसे हुई वो भी आप समझ लीजिए। इसके आईपीओ को निवेशकों को मिला जुला रिस्पांस मिला। ओवरऑल 1.12 गुना जो है ये सब इसको बोली मिलती हुई दिखी। आईपीओ के तहत यहाँ पे 122 रुपये के भाव पर शेयर जारी हुए थे। बीएससी पे करीब 124 रुपये पर, एनएससी पे 122 रुपये पर, यानी कि जो ये लिस्ट होते हुए दिखे। और आप देखिए आईपीओ के हिसाब से करीब देखें तो 1.5 प्राइस, जो जितना इशू प्राइस था उससे 1.5% के आसपास जो है ये लिस्टिंग गेंस कमा पाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक और झटका लगा, शेयर उसके बाद टूटता हुआ दिखा। 114 से नीचे चला गया यहाँ पे और करीब 6.5% की गिरावट देखने को मिली। अगर आप इसके फंडामेंटल जानना चाहें तो 1991 में स्टेब्लिश हुई राजपूताना स्टेनलेस लॉन्ग और फ्लैट स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है। ये ब्लेड्स, फॉर्जिंग, रोल बैक और इसके अलावा फ्लैट और पट्टी और अन्य एंसिलरी प्रोडक्ट्स की रेंज ऑफर करती है। घरेलू मार्केट के अलावा इसके प्रोडक्ट्स जो हैं यूएई, अमेरिका, टर्की, कुवैत और पोलैंड में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो ओवरऑल उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा और अगर आपके मन में कोई भी संशय हो, कुछ सवाल हो, आप चाहते हो हम लोग अगले शो में कवर करें तो प्लीज़ बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।